जहां एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और तनाव बना हुआ है, तो वहीं C-130 को क्यों पाकिस्तान ने शामिल किया है? क्या वखान कॉरिडोर की तरफ बढ़ना चाहता है पाकिस्तान? जानेंगे क्या है मामला। अपने देश के अंदर मचे हुए उथल पुथल के बीच में ये सारी चीजें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को फ्रांस ने अब एक बहुत बड़ी मदद भेजी है, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा माना जा रहा है जैसे लाल टोपी वाले की बात पाकिस्तानी सेना समझ गई है और वो उसी दिशा में बढ़ना चाह रही है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना चाहती है कि वो अफगानिस्तान के अंदर एक बफर जोन बनाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंडल वखान कॉरिडोर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अक्सर अफगानिस्तान का चिकन ने कहा जाता है। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक कमर चीमा ने यह जानकारी साझा की है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन वखान कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या पाकिस्तान ऐसा कदम उठा सकेगा? पाकिस्तान द्वारा वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की खबरों के बीच दूसरी ओर अफगानिस्तान में बदख्शा पुलिस कमांड ने वखान में पाकिस्तान की मौजूदगी की किसी भी रिपोर्ट से इनकार। खुरासन डायरी की एक रिपोर्ट में बदख्शा पुलिस कमांड के एक प्रवक्ता ने कि हमारे पास पाकिस्तान की मौजूदगी का कोई रिपोर्ट नहीं है, यहाँ वखान कॉरिडोर पर उनके कब्जे का कोई दावा नहीं है। उन्होंने वखान पर पाकिस्तानी सैन्य हमले की सोशल मीडिया अफवाहों को निराधार। कमर चीमा ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार के वखान कॉरिडोर पर कंट्रोल करने के प्रयास को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया है। इसका महत्व समझाते हुए चीमा ने कहा कि ये सक्रिय पट्टी अफगानिस्तान को चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है। हालांकि अगर पाकिस्तान गलियारे पर कंट्रोल कर लेता है तो उसे तजिकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। वर्तमान में अफगानिस्तान एक बाधा के रूप में काम करता है, जो पाकिस्तान का मध्य एशिया से संपर्क काट देता है। तो यहाँ पर चीजें थोड़ा रूप बदलते हुए दिख रही हैं और इस बार एक और चीज देखने को मिल रही है कि 2019 के बालाकोट हवाई हमले में पाकिस्तान के लिए ये एक बुरा सपना है, क्योंकि इसने एक चीज बता दिया कि परमाणु हथियार उसे भारत के छोटे दंडात्मक हमलों से नहीं बचाएंगे। और तब उन्हें समझ में आया कि इनका वायु रक्षा कमजोर है। अब पाकिस्तानी वायुसेना ने तब से एक समर्पित आक्रामक विंग बनाने और अपने गंभीर आर्थिक स्थिति के बावजूद अपने एयरलिफ्ट क्षमता में सुधार करने के लिए 10 साल की आधुनिकीकरण योजना शुरू। चूंकि अमेरिका के साथ उसके संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, इसलिए पाकिस्तान ने 50 साल पुराने बेल्जियम C-130 को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये प्रेरणा तब आया है जब अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने नागरिक आबादी पर PAF के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को दंडित करने का वादा। तीव्र और रणनीतिक परिचालन सफलता के लिए एक मजबूत सैन्य एयरलिफ्ट क्षमता महत्वपूर्ण है। सैन्य एयरलिफ्टर सशस्त्र बलों को कर्मियों को उपकरणों को आपूर्ति को हवाई मार्ग से ले जाने में मदद करते हैं। सैन्य रसद का ये महत्वपूर्ण पहलू अलग अलग परिचालन थिएटरों में बलों की तेजी से तैनाती और स्थिरता को सक्षम करता है। PAF 16 C-130 के बेड़े का संचालन करता है। ये अपनी सामरिक परिवहन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त विमानों की मांग कर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका ने इनके साथ डिफेंस के कोऑपरेशन बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने 6 बेल्जियम C-130 को शामिल करने का फैसला किया है। 52 साल की सेवा के बाद ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें से आखिरी 3 C-130 अंकारा तुर्की के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे हैं। बेल्जियम एयर कंपोनेंट ने 2021 में अपने C-130 हरक्यूलस बेड़े को सेवा मुक्त किया। उनकी जगह एयरबेस का A400M एटलस विमान ले लिया है। मध्यम आकार के विमान C-130 हरक्यूलस का उपयोग सामरिक एयरलिफ्ट संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुमुखी है। कच्चे रनवे द्वारा संचालित अग्रिम पंक्ति में सैनिकों और उपकरणों को पहुंचा सकते। एक पाकिस्तानी C-130 वाशिंगटन के मैककार्ड एयरफोर्स बेस पर उड़ान भरता है। बेल्जियम के पूर्व एयरलिफ्टर PAF के 5 C-13B और 9 से 11 130 के अतिरिक्त होंगे। अब देखना होगा कि इसका अधिग्रहण ऐसे समय में कर रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ये अमेरिकी क्षेत्र पर हमला कर सकता है। PAF ने 2020 में अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें विरासत प्लेटफॉर्मों को बदलना है और भी कई सारी चीजें
करनी है, आर्थिक संकट के बावजूद ये खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर चाइना से 40 फाइटर जेट और फिर ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये लंबी चौड़ी चीजों को लेकर सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें ये कर रहे हैं, जैसे कि अपने ड्रोन के बेड़े में भी इन्होंने बढ़ोतरी करी है। इसके अलावा बात करें तो FC-31 गिरफाल्कन, जिसे J-31 के नाम से जाना जाता है, वो भी ये खरीद रहे हैं और समग्र क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। ये इनकार नहीं किया जा सकता है। कई मिसाइलों को भी ये खरीद रहे हैं। तो देखने को मिल रहा है कि ये अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत को भी अब इन चीजों के अनुसार बढ़ना होगा। जहां चाहे पाकिस्तान इस तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने पनडुब्बी बेड़े को काफी बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जबकि एक सौदे पर फ्रांस के नौसेना समूह के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 कॉन्ट्रैक्टों में से बड़े पर आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्टों का कुल मूल्य है 2,867 करोड़ रुपए, जहां फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ 877 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जो एडवांस टॉर्पीडो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो वहीं मझगांव डॉक के साथ लगभग 1990 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट DRDO की नई स्वदेशी पनडुब्बी प्रणाली से संबंधित है और ये प्रपल्सन सिस्टम है जिस पर संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO AIP प्रणाली के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन प्लग के निर्माण, भारतीय पनडुब्बियों में इसके एकीकरण और इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पीडो के एकीकरण के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्टों पर साइन किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों में EHT के एकीकरण का सौदा भारतीय नौसेना, DRDO और नौसेना समूह फ्रांस का एक जॉइंट प्रयास होगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ये भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों की मारक क्षमता में काफी वृद्धि करेगा। नेवल ग्रुप के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो, जैसे कि F-21 हैवीवेट टॉर्पीडो के रूप में जाना जाता है, अल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड टेक्नोलॉजी की महारत को सफलतापूर्वक एकीकृत करता है, जो टॉर्पीडो की सीमा को काफी बढ़ाता है और बहुत अधिक गति की अनुमति दे देता है। इससे ये एक घातक हथियार के रूप में बदल जाता है। इस टॉर्पीडो को एक और प्रमुख विशेषता ये है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कभी भी पनडुब्बी में विस्फोट नहीं कर सकता है, भले ही प्लेटफॉर्म पर आग लग गई हो या अगर गलती से मार दिया गया हो। ये समझौता एक एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP प्रणाली के बारे में है। AIP टेक्नोलॉजी को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार ये परियोजना AIP प्लग के निर्माण और इसके एकीकरण से संबंधित है, जो पारंपरिक पनडुब्बियों की सहन शक्ति को बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत पहल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये लगभग 3 लाख का रोजगार भी पैदा करेगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एक समुद्री टेक्नोलॉजी है जो पारंपरिक या गैर परमाणु पनडुब्बी को वायुमंडलीय ऑक्सीजन पहुंचाकर संचालित करने का देती है ऑप्शन। तो भारत भी यहाँ तैयारियां कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।